चिट्ठी से लेकर कई मुद्दों पर घेरा है। आप सुन ही रहे थे, जवाब दीजिए। क्या पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री ने मर्यादा लांघी, यहां तक कहा है? रागिनी जी की बात का क्रमवार उत्तर देना चाहता हूं। इन्होंने पत्रकारिता दिवस की बात कही और इनकी पार्टी ने इस चुनाव में बहुत संविधान परिवर्तन की बात कही है, तो मैं देश के दर्शकों को याद दिला दूं, भारत के इतिहास का पहला संविधान संशोधन जवाहरलाल नेहरू की सरकार किस पे लाई थी? फ्रीडम ऑफ स्पीच को कंट्रोल करने के लिए। उन्होंने कहा था सबको अपने मन मुताबिक कुछ भी लिखने की और बोलने की आदत नहीं होगी, वो सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होगी। और याद दिला दूं, भारत के इतिहास में पहला मौका है जब केवल साहिर लुधियानवी ने मजरू सुल्तानपुरी ने एक आर्टिकल लिख दिया था कि नेहरू जी की स्टाइल हिटलर से मिलती है, तो वो हिटलर के शिष्य नजर आते हैं, तो 2 साल जेल में रहे थे। राजीव गांधी की सरकार से एक अखबार ने 10 सवाल पूछ लिए थे, तो 10 दिन पूरे होने से पहले पहले बिजली काट दी गई थी। इनकम टैक्स का नोटिस छापा तो अपनी जगह था। और शेर पढ़ा था रागिनी जी ने, तो मैं बता दूं, आपकी सरकार के समय में जब इमरजेंसी लगी थी तो हर पत्रकार को एक एक चीज वेट करानी पड़ती थी सरकार से कि बस यही छपेगा, यही लाइन छपेगी। तो वहां पे उस बेबसी में एक शायर ने शेर लिखा था कि उर्दू के जो बड़े बड़े शायर है ना, गालिब, मीर, ज़ौक़, सबके नाम आप लोगों ने सुने होंगे। उन्होंने लिखा था, अब तो गालिब ज़ौक़ साहिर मीर सरकारी, अब तो गालिब ज़ौक़ साहिर मीर सरकारी, शायरी की हो गई तासीर सरकारी। तो हकीकत तो ये थी। और आपने कहा धर्म के बारे में, तो मैं ये भी बताना चाहता हूं, हम तो जहां खड़े थे राम के साथ 2 सीटों पर भी खड़े थे, जब सपने में गुमान नहीं था कभी जिंदगी में सत्ता आएगी, और 303 के साथ भी यथावत खड़े हैं। आप 404 के साथ बैठकर भी गेम कर रहे थे और 44 और 52 पर भी गेम कर रहे हैं। जब आपके नेता जो थे वकील का चोला ओढ़ के जाते थे रुकवाने के लिए मंदिर को, तो आप कहते थे वो तो वकील के रूप में गए, जो पैसा देगा अगर क्लाइंट तो वो देंगे। तो आपके साथ वो स्थिति है कि आपको दाम प्रिय थे, राम नहीं प्रिय थे। तो उसमें कहा जाता है कि राम नाम कड़वा लगे और मीठा लागे दाम, तो दूधा में दोनों गए, न माया मिली राम। न आपको सत्ता मिली, न भगवान का आशीर्वाद मिला। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह पे आते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह की चिट्ठी, अंजना जी, बहुत अद्भुत है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो बोला, उनके कार्यकाल में तो क्या क्या नहीं हुआ, अब उन्हें लिखना पड़ रहा है क्योंकि बोलने पर भी बंदिश है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खुद बात बोला था सदन के पटल में, 100 जवाबों से अच्छी है मेरी ये खामोशी, जिसने न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। जिन्होंने मनमोहन सिंह जी को कभी बोलने नहीं दिया। यूपीए 1 के शासनकाल में याद करिए, बाकायदा पीएमओ से लेटर गया था कि कम से कम मंत्री अपने विभाग की जानकारी दे दिया करें। और सुनिए, अब नफरत की बात कहते हैं। ये मनमोहन सिंह जी वही मनमोहन सिंह जी ना जिनके कार्यकाल में हिंदू आतंकवाद का विषय आया था। ये मनमोहन सिंह जी वही मनमोहन सिंह है ना जिसमें एज पर विकीलीक्स, मैं ये नहीं कह रहा हूं विकीलीक्स सच है, कि राहुल गांधी ने अमेरिकन डिप्लोमेट से कहा कि हिंदू आतंकवाद ज्यादा खतरनाक है। आज तक कांग्रेस ने उसका खंडन नहीं किया है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला था। जिनके की गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि हिंदू टेरर कैंप्स चल रहे हैं। जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल 13 जनवरी 2013, जाके चेक कर लीजिएगा। और जब सदन के पटल पर स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने कहा कि आप देश के गृह मंत्री हैं, आपने बयान दिया है, तो कहते मैंने बयान ऐसे ही दिया था, मैं वापस ले लेता हूं। ये वही हैं जिनके जमाने में एजेंसीज ये करती थी कि इशरत जहां पहले आतंकवादी पत्र नीति, दोनों की नजर में। पत्र नीति ध्यान नीति से धर्म नीति पर कब आ गया, समझ नहीं आया। एक लाइन बोल, पत्र नीति ध्यान नीति से धर्म नीति पर कैसे आ गया? मैं उस बिंदु पे आ रहा हूं। देखिए, एक लाइन बस बता दूं, जैसे ही पता चला कि वो मोदी जी की हत्या का प्लान था, हलफनामा बदल गया। मगर मजे की बात है, आईबी का स्टैंड नहीं बदला, सीबीआई का स्टैंड बदल गया। तो घृणा की सबसे बड़ी सियासत अगर हुई है, दुख की बात है डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुई है। सोनिया गांधी द्वारा मौत का सौदागर बोलने से लेकर आज जो कांग्रेस के सहारनपुर के उम्मीदवार हैं, उन्होंने 2014 के चुनाव से पहले मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा ऐसा शब्द बोला, और वो तू चाय बेच वगैरह वगैरह। मोदी जी ने कहा अब हम गाली प्रूफ हो चुके हैं। और अंत में एक बात कह दूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री के रूप में तो नरसिम्हा राव ने काम करने का मौका दिया था, मगर इन्होंने मुख्य प्रधानमंत्री के रूप में मौका नहीं दिया। और देश के इकलौते प्रधानमंत्री थे जिनकी फोटो छुटकी लगती थी, और नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरमैन जिनको सिर्फ कैबिनेट का रैंक था, उनकी फोटोवा बड़की लगती थी। तो मुझे लगता है कि इस वृद्धावस्था के समय में डॉक्टर मनमोहन सिंह का इस प्रकार का उपयोग करना सर्वथा अनुचित और अमानवीय। ठीक है रागिनी जी, वो सीधा ये आरोप लगा रहे हैं, और हम लोग उस चिट्ठी के हिस्से भी दिखा रहे हैं लगातार।
रिपोर्ट हमारी चल नहीं पाई क्योंकि तस्वीरें आ गई, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप लोग इस उम्र में मनमोहन सिंह जी का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी पॉलिटिक्स साधने के लिए। पंजाब के मद्देनजर उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है आखिरी फेज में। अंजना जी, ये कहा जाता है कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो बहुत बड़ बोले हैं, वही बहुत ही बोलते हैं, बोल बच्चन है। बोलते बोलते देश के प्रधानमंत्री ये भी बोल गए कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कोई अंतरराष्ट्रीय पहचान ही नहीं थी, वो बिल्कुल लोकप्रिय व्यक्ति नहीं थे, उन्हें कोई जानता ही नहीं था 1982 तक, जबकि रिचर्ड एटनबरो की फिल्म बनी गांधी, उसके बाद गांधी के बारे में लोगों को पता चला, उससे पहले जानते ही। तो नरेंद्र मोदी तो बोलते बोलते बोल जाते हैं कि गणेश जी का सर प्लास्टिक सर्जरी से बना था। वो तो बोलते बोलते बोल जाते हैं कि कर्ण जो थे वो जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रतीक थे। वो बोलते बोलते बोल जाते हैं कि बादल आ जाएं तो बड़ा अच्छा होता है, रडार जो दुश्मन के विमान हैं उनको देख नहीं पाता। तो नरेंद्र मोदी जी तो क्या क्या बोल जाते हैं उसकी तो एक लंबी फहरिस्त में गिनवा सकती हूँ, पर बात 100 बातों की एक बात ये है कि मनमोहन सिंह जी की खामोशी की बात की, मनमोहन सिंह जी खामोश कभी नहीं रहे। वो कम बोलते थे, सोच समझकर बोलते थे, और उनके शब्दों से ज्यादा उनका काम बोलता था। 8% की जीडीपी ऑन एवरेज 10 सालों में हमने दी, जो आपके समय पर 6% पर गिर आई है। जब वो नोटबंदी लागू की गई जिसके चलते 200 लोग लाइन में खड़े हुए मर गए अपने ही पैसे बैंक अकाउंट से निकालते हुए, उसे लागू करने से पहले, गलत जीएसटी लागू करने से पहले यही मनमोहन सिंह जी थे जिन्होंने साफगोई से ये कहा था कि अगर ये गलत निर्णय लिया गया तो 2% जीडीपी गिरेगी। और तब नरेंद्र मोदी जी ने सारी मर्यादाओं को लांघते हुए संसद के पटल पे कहा था कि ये पूर्व प्रधानमंत्री शायद रेनकोट पहनकर नहाते हैं। इस तरीके की शब्दावली अपने से पहले के प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल करने वाले बोल बच्चन से अच्छा तो ये है कि कम बोलने वाला प्रधानमंत्री हो, पर कम से कम शोध करके समझ के बोलने वाला प्रधानमंत्री हो। और मैं ये क्या देना चाहती हूँ कि आज कौन क्या रेनकोट पहनकर खड़ा है ये हम सब देख सकते हैं, और ये बात किसी से छुपी नहीं है। अब आ जाते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच पर। मैं ये भी बता देती हूँ, अगर अनब्राइडल्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच होती ना, तो माँ से मंगलसूत्र, माँ से मटन, माँ से मछली, माँ से मुल्ला, माँ से मुसलमान, माँ से मंदिर। एक काउंटर क्वेश्चन है रागिनी जी, प्लीज पूरा काउंटर क्वेश्चन नहीं, जैसे मैंने उनसे पूछा था आपसे भी पूछूंगी, आपको सुनना पड़ेगा सवाल। आपने कहा रेनकोट वाली बात, सुनिए रागिनी जी, रागिनी जी, लाइन तो पूरी कर रागिनी जी, दीजिए। अच्छा ठीक है आप बोल लीजिएगा। रागिनी जी, आपने कहा रेनकोट वाली बात पीएम ने बोली है, और पिछले चुनाव में राहुल जी चौकीदार है वाला कौन सा नारा बोलते थे पीएम के लिए? वो मर्यादित भाषा थी। मुझे लगता है जितना मैं आपको जानती हूँ ये वो लाइन आपको रिपीट करने में भी मुंह से बुरा लगेगा। नहीं अंजना जी, मुझे बुरा नहीं लगेगा। मुझे बुरा ये लगा कि आपने सुधांशु जी से नहीं पूछा। बिल्कुल पूछा था, आपको सिलेक्टिव एमनीशिया होता है। मैंने उनसे पूछा था कि धर्म नीति पर बहस कब आ गई। रागिनी जी, विक्टिम कार्ड और रोना धोना बंद कीजिए। नहीं, मैंने उनसे पूछा था काउंटर क्वेश्चन, डू नॉट लाई, मैं विक्टिम झूठ मत बोलिए वाली प्रवक्ता नहीं हूँ। हाँ, अगर मैं मैंने उनसे पूछा था कि धर्म नीति पर बहस कब आ गई। पूछा था नहीं पूछा था? बोलिए हाँ या ना। झूठ मत बोलिए। अभी तो आपको समझ आएगा कि मैं बोलना क्या चाहती हूँ। मेरे बोलने से पहले प्रियमिट करती है, फिर खुद ही सफाई दे रही है। झूठ मुझे बोलने तो दीजिए, बोलने तो दीजिए। झूठ आप बोल रही हैं। मैं, अच्छा चलिए, अब मैं आपसे मैंने काउंटर क्वेश्चन किया था सुधांशु त्रिवेदी से। आप ही के एक एंकर हैं, आप ही के चैनल के, जो कि सफेद को काला करने का काम करते हैं। उन्होंने बताया एक ट्वीट के जरिए कि 73 इंटरव्यू मोदी जी के हुए। वो 73 पत्रकार जो इंटरव्यू ले रहे थे या कुछ ग्रुप में भी ले रहे थे, उनमें से कितनों ने मोदी जी से पूछा कि 10 साल में आपने एक प्रेस वार्ता क्यों नहीं की मोदी जी? हमने हम तो पूछा, बात करना चाहते थे, हमने आपने पूछा, क्यों नहीं की? हमने आपने पूछा। सुधांशु जी से ये क्यों नहीं पूछा? आप मुझे बोलने तो दीजिए। आप फिर बोलिएगा हर बात पे मतलब आप गलत पे गलत बोले जा रही है रागिनी जी। बोलने तो दीजिए। हमारे इंटरव्यू में हमने पीएम से ये प्रश्न किया है। दिखाइए, दिखाइए, चलिए सवाल निकाल के दिखा दीजिए, सवाल निकालिए। अब मैं आगे बोल सकती हूँ तब तक? हाँ बोलिए। मैं बोल सकती हूँ? हाँ, फैक्चुअली मैं कह रही हूँ कि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच अनब्राइडल्ड आज होती, तो नरेंद्र मोदी, जिन्होंने माँ से मंगलसूत्र, माँ से मटन, माँ से मछली, माँ से मंदिर, माँ से मस्जिद, माँ से मुल्ला, माँ से माफिया, माँ से मुजरा तक की बात कर ली, वो अंतिम भाषण में माँ से माँ बहन की गाली दे रहे होते। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का दुरुपयोग जब देश का प्रधानमंत्री कर रहा है,
तो उसकी दुहाई उनके प्रवक्ता बैठकर देते हुए मुझे नहीं लगता कि अच्छे नजर आते हैं। और मैं आपसे ये नहीं कह रही थी कि आपने डिबेट में सुधांशु जी से क्यों नहीं पूछा, जो आप सफाई देने लगी। मैं आपसे ये कह रही थी कि आपको ये पूछना चाहिए कि जब मोदी विपक्ष के लिए मुजरा करने जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं तो सुधांशु जी को गर्व होता है या शर्म आती है? जब देश के राष्ट्रपिता के लिए मोदी जी झूठा और आपत्तिजनक बयान देते हैं तो इन्हें गर्व होता है या इन्हें शर्म आती है? जब देश के किसानों को परजीवी आंदोलनजीवी संसद में खड़ा होकर बोलते हैं और अपने गुर्गों से कहलवाते हैं कि बोलो खालिस्तानी है, आतंकवादी है, तो उन्हें गर्व होता है या इन्हें शर्म आती है? जब देश की पहलवान बेटियों के ऊपर उनके सम्मान को रौंदने वाले व्यक्ति के बेटे को टिकट मिलती है, मोदी जी देते हैं, और उसके बाद वो कल 2 लोगों को रौंद कर उसका काफिला मार देता है, तब इन्हें शर्म आती है या गर्व होता है? मैं ये सवाल आपसे पूछने के लिए कह रही थी, जो आपने मुझे उस वक्त बोलने के लिए नहीं दिया। और अब एक बात में, और राम ये बार बार राम 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 कर रहे हैं तो मैं वो भी बता देती हूँ। देखिए, जब आप राम राम बोलते हैं ना, हमें तो ये सिखाया गया, क्योंकि हम तो गांधी मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, कि धर्म निजी आस्था का मामला है। बार बार राम मंदिर को, राम के नाम को, सनातन धर्म को आप जब चुनावी दलदल में घसीट कर आते हैं तो आप ही राम के नाम को मैला करने का काम करते हैं। आप मुंह में राम बगल में छुरी वाले लोग हैं, और इसीलिए जब आप राम 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 बोलते हैं ना तो आपके मुंह से मरा 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 ही निकलता है, क्योंकि आपकी मानसिकता ही वही है। तो अगर भाई भाई को लड़ाने का आप काम करते हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, वेशभूषा और खान पान के नाम पर, तो मैं समझती हूँ कि आप सबसे ज्यादा करीब है किसी प्रभु राम के नहीं, आप उन अंग्रेजों के करीब हैं जो डिवाइड एंड रूल की नीति देश में अपनाते थे, तोड़ो और राज करो। यहाँ पर भी आप वही कर रहे हैं। इसलिए देश के टुकड़े हो, संविधान के टुकड़े हो, लोकतंत्र के टुकड़े हो, और हमारे जो एक गंगा जमनी तहजीब है, जो सद्भाव है, उसके टुकड़े हो। ऐसा चाहने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग के सबसे बड़े सरगना अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और जहां तक आपको मनमोहन सिंह जी की बड़ी दयनीय स्थिति नजर आ रही थी, तो एक बार सुधांशु जी जयप्रकाश नड्डा जी की तरफ भी देखिएगा, जिनको ऐसे कोहनी से पकड़कर यूं पीछे अमित शाह जी कर देते हैं। एक बड़ी सी फूल माला आती है, उसमें सर लगाना चाहते हैं, पर मोदी जी आंख दिखाते हैं तो वो माला के अंदर सर तक नहीं लाने देते। ये आपके वर्तमान के अध्यक्ष की हालत। ठीक है सुधांशु जी, चूंकि आपने मनमोहन सिंह जी पर सवाल किया, वो जेपी नड्डा जी पर सवाल कर रही हैं, उसका भी जवाब दीजिए। लेकिन कुल मिलाकर ये हमेशा देखा गया है, जब वोटिंग का दिन रहता है उससे एक दिन पहले प्रधानमंत्री किसी ना किसी मंदिर पर पहुंचते हैं। हालांकि विपक्ष के भी कई नेता ये करते हैं, आजकल हर कोई मंदिर से शुरुआत करता है, लेकिन इन सब पर उनका प्रश्न है और वो कह रहे हैं कि नफरत वाली राजनीति आपकी पार्टी फैला रही है देश में। देखिए, सारी बातों का क्रमवार उत्तर देता हूं। उन्होंने महात्मा गांधी से शुरू किया था, तो मैं बगैर शोध किए हुए बोले दे रहा हूं। रागिनी जी, महात्मा गांधी कितने लोकप्रिय थे, मैं इसका उदाहरण देना चाहता हूं। अभी आपके अध्यक्ष का चुनाव हुआ, सोनिया जी की इच्छा थी कि खड़गे जी बने, तो सब लोगों ने खड़गे जी को वोट दिया और शशि थरूर विड्रॉ कर लिए। मगर जब 1945 में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हुआ अप्रैल में, जो तय था कि वो प्रधानमंत्री बनेगा, उसके बावजूद सबको पता था कि गांधी जी नेहरू जी को चाह रहे हैं, 0 वोट मिला। 1 वोट कृपलानी को, 1 वोट पट्टाभी रमैया को और सारे वोट सरदार पटेल को। और महात्मा गांधी 1939 कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने कहा पट्टाभी रमैया की हार मेरी व्यक्तिगत हार होगी, और वो हार गए। सुभाष चंद्र बोस जीत गए। बस ये 2 प्रमाण इस बात के लिए काफी हैं कि कांग्रेस के अंदर वो कितने लोकप्रिय थे और देश में कितने लोकप्रिय थे। महात्मा गांधी को अप्रासंगिक, गैर लोकप्रिय और बिल्कुल ही नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं कि महात्मा गांधी आपके बीच में उन्होंने नहीं बोला, आप नियम का पालन कीजिए, मैंने सिर्फ 2 फैक्ट बोले, बारी का इंतजार कीजिए, आवाज नीचे कीजिए, पूछिए तो सही, आप भी नियम का पालन करिए। मैंने सिर्फ फैक्ट बोले और सुनिए, अरे मेरी बात तो सुनिए। संपूर्ण गांधी वांग्मय में गांधी जी का जो अंतिम प्रवचन है 29 जनवरी 1948, उसको जाके कोई पढ़ ले। गांधी जी स्वयं बता रहे हैं कि भारत में जो शरणार्थी आए हुए हैं वो गांधी जी के बारे में कैसे कैसे अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और वो बुरी तरीके से अलोकप्रिय हो गए। और नेहरू की ट्विस्ट विद डेस्टिनी स्पीच के बाद दूसरी स्पीच जिस कांग्रेस के नेता ने दी थी वो थे खलीकुज़्ज़मा। खलीकुज़्ज़मा ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि गांधी ने उनको बताया कि गांधी का खुद का बेटा उनसे कह रहा है कि वो हिंदुओं के लिए अभिशाप की तरह हो गए। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये गांधी जी के खुद के वचन, ये कांग्रेस की इंटरनल प्रोसीडिंग और कांग्रेस की चीज बोल दी। खैर, अब आइए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के ऊपर। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कितना शानदार बात की। अरे भाई, सवाल क्या, मैंने तो कोट किया, कहीं कोई किंतु परंतु है क्या इसमें?
ये सारे फैक्ट्स हैं। और किताब और कोट कर दूं रागिनी जी, मौलाना आजाद की किताब इंडिया मींस फ्रीडम में ये लिखा हुआ है, कृपलानी की किताब माई डेज विद गांधी में लिखा हुआ है, और जो जिस ढंग से नेहरू को चुना गया। अब छोड़िए वर्तमान पे आइए, छोड़िए पुरानी बात, छोड़िए वर्तमान पे आइए। अब फिर देखिए बड़ी बात, आप देखिए डिस्टर्ब कर रही हैं। आप खुद अभी अंजना जी को कह रही थी और आप स्वयं उस नियम का उल्लंघन करने लगी। मैं शांति से आपकी बात सुन रहा था ना, अपने टाइम का इंतजार किया, आप भी इंतजार करिए, आप तो अपने सभ्यता से डिबेट करती हैं। अब आप देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये देश के इकलौते वित्त मंत्री हैं जिनके टाइम में 2 बार रुपए का डिवैल्यूएशन हुआ, जुलाई 91 और सितंबर 91। सोना गिरवी रखा गया, वो हालात तब बने जब ये रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। सोचिए उस हालात में तब आए जब देश की ग्रोथ रेट निगेटिव, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन से कम, महंगाई की दर 17%, ग्रोथ रेट निगेटिव, उस हालात में थे। और जब इनको सरकार मिली 2004 में, मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, जुलाई 2004 का चिदंबरम का वित्त मंत्री के रूप में जो भाषण है उसमें देखिए, उसमें लिखा हुआ है बैलेंस ऑफ पेमेंट इज रोबस्ट, इकोनॉमी इज इन ए गुड कंडीशन। यानी अटल जी की सरकार ने बहुत अच्छी स्थिति में आपको इकोनॉमी दी थी और इसीलिए यूपीए 1 में ही आपकी ग्रोथ रेट ठीक रही, जो कैरिड ओवर इफेक्ट था उसके बाद सब नीचे चला गया। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौर में क्या हुआ, वित्त मंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में घृणा क्या रही है, सारी बातें सबको भली बात ही पता है। ठीक है। अब आइए भाषा की मर्यादा के ऊपर जो आप बात कहना चाहते हैं, ये बताइए। आपने कहा कि मन में तो मोदी जी के लिए तो मर जा मोदी, कब्र खुदेगी, मौत का प्रकार, हिटलर की मौत और कुत्ते की मौत, जाने क्या क्या बोला गया। क्या किसी पे कोई कार्रवाई हुई? बताइए। जलवायु जलाल से वो सारे लोग घूम रहे हैं कि नहीं? वो बोटी बोटी कहने वाला भी आज आपका सहारनपुर का कैंडिडेट है कि नहीं? और जिसके लिए 2014 में वो सपा में था और सम्मानित रूप से जाकर कांग्रेस वाले राहुल गांधी अगले दिन उसको लेके आए थे। अब आते हैं ध्यान और ज्ञान के ऊपर और राजनीति में प्रयोग करने के लिए। भारत के इतिहास में चुनाव अभियान की शुरुआत राम का नाम लेकर हुई है। तो नवंबर 1989 में अयोध्या से राजीव गांधी ने राम का नाम लेकर चुनाव अभियान की शुरुआत की। चूंकि हम लोगों ने उस समय वहां पर शिलान्यास कर दिया था, तो यह होता है राम का नाम भुनाना चुनाव में। हमने किसी चुनाव अभियान की शुरुआत राम के नाम से नहीं की, मगर 1 साल के अंदर नवंबर 1990 में कार सेवकों की हत्या करने वाली समाजवादी पार्टी की सरकार को समर्थन देके बचाया। 1 साल के अंदर राम के नाम का आवरण ओढ़ने से लेके राम भक्त कार सेवकों की हत्या का समर्थन करना तक, यह होता है राजनीति। इसीलिए आप लोगों की यह गति हुई कि जिसे कहते हैं, जो बड़ा वो फेमस लाइन है कि जाके प्रिय न राम बैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सने।